सर। लास्टली कहाँ पे रोका था हमने, कोई बता सकते हैं मुझे? व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिड? Maybe which article it was, if you can tell me that part. प्रीति मधुरा, कौन सा आर्टिकल था? हमने कहाँ पे रोका गाइस लास्ट टाइम? टाइप्स ऑफ बेल पे। My voice audible now? Am I audible? मधुरा, जोत। Yes, sir. You are audible. ओके, लास्ट हमने कहाँ पे रोका था, बता सकते हो एक बार? सर इसने बताया था अभी प्रीति ने आई थिंक टाइप्स ऑफ वारंट्स था। टाइप्स ऑफ वारंट्स, ओके। आई मीन आर्टिकल 22 आई गेस हमने खत्म किया है फिर। हाँ प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिटरी अरेस्ट, राइट प्रीति? ठीक है, यस। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। तो हमने सारी चीजें ये वाली डन अवे कर ली थी। अब हम लोग को करना है राइट। आप लोग एफआईआर वगैरह सारी चीजें अब समझ गए होंगे, या प्रीति एनी डाउट बेटा? यस सर, मुझे एक डाउट था, ये जो आपने सिखाया वो आर्टिकल 22 है, राइट? 22 है, करेक्ट। या बट जो मैंने पहले सेल्फ स्टडी किया था तो उसमें ये प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव रिटेंशन भी करवाया था। इवन लास्ट मतलब कि लास्ट ईयर जो लेक्चर आपके अटेंड किया था क्लासेस में तो उसमें भी करवाया, पर ये टाइम में आपने नहीं करवाया आई थिंक। हाँ हाँ, उसको ऐड नहीं किया है, वो मैंने गवर्नेंस के कोर्स में डाला हुआ है दोनों चीज, इसके लिए थोड़ा ओके चेंजेस किया है ना, इसके लिए। ठीक ओके। है। ठीक है। एक बार जस्ट लेट्स विजिट आवर बैरेक, ताकि आइडिया क्लियर हो जाए कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ था, और वो खत्म करके फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। एग्जाम्पल, टेल मी इफ माय barracks is visible guys. नॉट येट सर, इट्स लोडिंग। Okay, is it visible now? नो सर। Okay, I guess. रिवीजन रिवीजन। हाँ सर, दिखाई दे रहा ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जस्ट शोइंग यू दिस थिंग कि हमने आर्टिकल 22 किया हुआ है। देयर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड सर्टेन डिटेंशन। ये जो हमने किया है दिस डील्स विद, प्लीज रिमेंबर 20, 21 और 22 क्रिमिनल लॉ से जो डिराइव करता है उसी की बात की है मैंने अभी आप लोगों को, ठीक है? और हमने कस्टडी के बारे में देखा हुआ था, आर्टिकल 22 20 के पार्ट के बारे में देखा हुआ था। आर्टिकल 20 के बारे में ये देखा हुआ था कि आपका जो भी ये होता है सेफगार्ड्स होना चाहिए बेसिकली। आप कब गिल्टी हो रहे हो कब नहीं हो रहे हो, वो चीज कोर्ट पे डिसीजन होता है, एंड कोर्ट विल डिसाइड दैट थिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट, विल स्टार्ट इज माय नोट पैड। ठीक है, तो अब ये तो एक होता है अपना ये सब चीज। अब मान लो वी आर स्टार्टिंग विद आर्टिकल 20, ठीक है? आर्टिकल 20 क्या बोलता है उसकी बात करते हैं, ठीक है? पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के बारे में। दिस इज बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद आर्टिकल 20। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना गाइस? माय बोर्ड इज विजिबल, राइट? यस सर। ओके। आर्टिकल 20 में जो सबसे पहली चीज होती है मैं उसको बता देता हूँ कि मान लो दिस इज द ईयर 1400। 1400 में ना
murder is not a crime. 1400 ईयर में मर्डर इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। और उस केस में मर्डर इज नॉट अ क्राइम, किसी को मारना एक क्राइम नहीं है इस कंट्री में। बेसिकली देयर इज अ कंट्री, इस कंट्री में पर्टिकुलर, इस कंट्री का कुछ नाम है, इस कंट्री में मर्डर इज नॉट अ क्राइम इन 1400, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जोत सेज मी कि सर आओ छत पे जाते हैं अपन, मैं आपको निशानेबाजी की प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ। और जोत फायरिंग करना शुरू करती है AK-47 से अपने चारों तरफ। शी स्टार्ट्स टू फायर। आई से टू जोत, अरे पागल है क्या, क्या कर रही, किसी को लग जाएगा। तो जोत से सर नो इश्यूज, मर्डर इज नॉट अ क्राइम हियर, किलिंग इज नॉट अ क्राइम। इनफैक्ट मर्डर नहीं, किलिंग इज नॉट अ क्राइम, आई वुड से, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ जोत को, तब क्या टेंशन है, ला एक बंदूक मेरे को भी दे, एंड वी स्टार्ट टारगेट प्रैक्टिस। अब एक चीज तो ये हो गई, मान लो 1400 में तो इट वाज नॉट अ क्राइम, लेकिन 1410 में सेम कंट्री में अब एक नवा लॉ आया है जिसके हिसाब से किलिंग इज अ क्राइम। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे इधर प्रचार वाले कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं। ओके, 1410 में किलिंग इज अ क्राइम, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो जोत और जोत ने जो भी लोगों को मारा है, क्या उसके लिए जोत को अभी पनिशमेंट मिलनी चाहिए 1410 में? क्या जोत को 1410 में मिलनी चाहिए? रेज योर हैंड्स। या मधुरा? नो सर। नो। तो दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ कि क्रिमिनल लॉ डज नॉट ट्रैवल बैक इन टाइम, ये याद रखना। आपने जिस टाइम पे वो ऑफेंस किया था उस टाइम पे वो ऑफेंस होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ डज नॉट ट्रैवल बैक इन टाइम। आर्टिकल 20 में सबसे पहली चीज जो हमको देखने मिलती है वो ये बताता है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है ऑन दैट डे इट शुड बी अ क्राइम एज पर लॉ। 1400 का अगर मेरे को कोई 1400 के लिए सू कर रहा है तो वो मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं जाऊंगा। उस टाइम पे वो 1400 के टाइम पे इट शुड हैव बीन अ क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब ऑन दैट डे इट शुड बी अ क्राइम। अगर उस दिन पे वो क्राइम नहीं था एज पर लॉ तो मेरे को सजा नहीं मिलेगी। शुड बी अ क्राइम एज पर लॉ। यहाँ पे किलिंग क्राइम नहीं था तो मेरे को सजा नहीं मिलेगी। इसी को आप बोलते हो नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसी को आप बोलते हो नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। मतलब क्रिमिनल लॉ टाइम में पीछे नहीं जाता, पहली चीज ये। दूसरी चीज, इसको कभी कभी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलते हैं। प्लीज रिमेम्बर, मैं बोल रहा क्या हूँ कि क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होता है, सिविल लॉ पे किया जा सकता है। ये सिविल लॉ टाइम में पीछे जाता है बट ये नहीं जाता है। नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। पहली चीज ये है। लेट मी शो यू द बैरक, उसमें कुछ स्टांस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इज माई बैरक विजिबल गाइस? इट्स लोडिंग सर। अभी दिख ओके, ठीक है। प्लीज सी आर्टिकल 20 का वो पार्ट जो मैं तुमको सिर्फ दिखा रहा हूँ। नो पर्सन शाल बी कन्विक्टेड of an offense except for violation of a law in force at the time of commission of the act charged as an offense। मतलब वो बंदा अगर उस टाइम पे उसने वो चीज की है और वो उस टाइम पे लॉ के हिसाब से एक ऑफेंस थी, तब भी आप उसको पनिशमेंट कर सकते हो। नहीं तो नहीं। अगर मान लो 1400 में वो लॉ के हिसाब से किलिंग क्राइम ही नहीं था तो मैं उसको पनिश क्यों करूंगा? दिस वॉज द थिंग। अभी सिर्फ 20 का पहला पार्ट, फर्स्ट का 20 क्लॉज 1 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट बताया मैंने। क्या ये सबको क्लियर हुआ? 20 क्लॉज 1 का फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? तो मैं आगे का बताऊं। रेज योर हैंड्स। ओके, मधुरा, प्रीति, जोत, ओके, तायरा, इकरा,
आप लोगों को क्लियर है? सर मैंने अभी ज्वाइन किया। ओके, मैं एक बार और बता रहा हूँ, प्लीज देख लो। हाँ इकरा, इट इज लाइक दिस। मैं एक बार और बता रहा हूँ, प्लीज फोकस इट ऑन फास्ट। देखो, 1400 में, मान लो कि 1400 में किलिंग वॉज नॉट अ क्राइम। 1400 में किलिंग वॉज नॉट अ क्राइम, ठीक है। जब 1400 में किलिंग क्राइम नहीं था तो मैंने और जोत ने फायरिंग करके बहुत लोगों को मारा, ठीक है। तो लोग मरे, लेकिन क्या कोई मेरे को अरेस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे 1400 में इट वाज नॉट अ क्राइम। लेकिन कुछ साल बाद उस कंट्री ने लॉ चेंज किया 1410 में और उसको बोला किलिंग इज अ क्राइम। क्या कोई मेरे को यहाँ पे पनिश करेगा 1410 में 1400 के चीज के लिए? दे कांट, इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि क्रिमिनल लॉ डज नॉट ट्रेवल बैक इन टाइम। इसी को बोलते हैं नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब अगर मैंने 1400 में मारा है, अगर मेरे को पनिश करना है तो 1400 में वो लॉ के हिसाब से क्राइम होना चाहिए था। अब क्राइम है तो कोई मतलब नहीं, मैंने मारा था 1400 में, अगर उस दिन पे वो क्राइम था तब तो मेरे को पनिश करो। लेकिन नहीं, लेकिन अब अगर 1410 के बाद कोई भी किलिंग करेगा तो वो क्राइम है। ऑन दैट डे इट शुड बी अ क्राइम एज पर लॉ। ये 20 क्लॉज 1 का फर्स्ट टाइम्स था। क्या ये क्लियर है? इकरा, जोत, प्रीति, मधुरा? ओके, रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। ओके ठीक है, इकरा क्लियर, ओके ठीक है। जोत, कोई डाउट था क्या बेटा? आई गेस नो डाउट, आपका हैंड रेज था पहले से, इसके लिए हम आस्किंग। No, sir, no doubt. ओके बेटा, ठीक है। नाउ 20 क्लॉज 1 का आगे का पार्ट है हमसे, 20 क्लॉज 1 का ही आगे का पार्ट कंटिन्यूअस, अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अब मैंने तो एक बोल दिया आपको कि भाई साहब उस टाइम पे वो लॉ के हिसाब से किलिंग क्राइम होना चाहिए था, तब होगा। एक ये पार्ट है उसका, और एक दूसरा पार्ट है इसका कि मान लो 1400 में, जस्ट कंसिडर 1400 में किलिंग वॉज अ क्राइम, मर्डर वॉज अ क्राइम, और ये एक ऑफेंस है। अब इस किलिंग के लिए, इस क्राइम के लिए आपको सजा मिलेगी 10 years की, ठीक है। लेकिन अचानक से अब कैसा है, 1410 में जो किलिंग है, ठीक है, क्राइम है, उसका पनिशमेंट का टाइम बढ़ा के 20 years कर दिया गया है। अब मेरा केस मान लो यहाँ से चला, इतने टाइम तक चला, तो मेरे को पनिशमेंट कौन से हिसाब से होनी चाहिए? 10 साल वाली या 20 साल वाली? विच पनिशमेंट शुड आई गेट? रेज योर हैंड्स। यस, तायरा। ओके, तायरा आई गेस बोलने, अरे जोत यू कैन से बेटा। Sir, 10 years. 10 years, इकरा 10 years, सब 10 years पे ही हो? रेज योर हैंड्स जो जो 10 years पे है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 years करेक्ट, क्योंकि मैंने जो टाइम पे क्राइम किया था उस टाइम पे क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट क्या थी वो चीज है। यही स्टेटमेंट आपके बैरक में भी लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। इट्स विजिबल आई गेस। अब उसमें लिखा है, पहला तो आप लोग को क्लियर है, माय बैरक इज विजिबल राइट? इकरा, इज इट विजिबल? यस सर। Okay. No person shall be convicted of an offense except for violation of a law in force at the time of commission of act, ये तो समझ गए। अब उसके आगे, nor be subjected to a penalty greater than, मतलब ज्यादा की नहीं, that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of offense। मतलब उस टाइम पे जितनी पनिशमेंट थी वही दे सकते हो। अब इसमें एक कीवर्ड देखो, द कीवर्ड इज पनिशमेंट और पेनल्टी ग्रेटर देन। मतलब अगर उसकी पेनल्टी 10 साल से 20 साल उस लॉ की, उस सेम क्राइम की कर दी गई है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट अबाउट अगर पेनल्टी की सजा 10 साल के 20 साल, ये जो चेंज हुआ है 20 साल ना होके ये चेंज हुआ हो कि अब से सिर्फ 7 साल सजा होगी पनिशमेंट, तो कौन सी सजा इम्प्लाई होगी, 10 साल वाली या 7 years वाली? रेज योर हैंड्स। यस इकरा। 7 years। 7 years होगा, करेक्ट।
ये वाला होगा, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, बैरेक में क्लियर लिखा है कि ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दे सकते, मतलब शॉर्टर रहेगी तो दे सकते हो, मतलब एडवांटेज मिल सकता है। समझ गए? इज इट क्लियर? एडवांटेज मिल सकता है, डिसएडवांटेज नहीं मिल सकता। क्रिमिनल लॉ में एडवांटेज इज डन, डिसएडवांटेज नॉट अलाउड। इज इट क्लियर गाइस? 20 क्लॉज 1 समझ में आया सबको? कोई डाउट है इसमें? रेज योर हैंड्स। ओके, रेज योर हैंड्स, कम ऑन। ओके, इकरा, मर्रा, प्रीति, तायरा, जोत। प्रीति क्लियर है बेटा? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं। ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ। ये देखो, 1400 में किलिंग का क्राइम 10 इयर्स था, 20 इयर्स तो नहीं, कर बढ़ गया तो नहीं, लेकिन अगर 10 इयर्स से 7 इयर्स कर दिया तो पनिशमेंट कौन सी मिलेगी? 7 इयर्स वाली ना, क्योंकि एडवांटेज मिलना अलाउड है, डिसएडवांटेज नहीं। ये क्लियर है? इज इट क्लियर और शुड आई रिपीट गाइस? बिंदास बोलो Yes, अगर sir, रिपीट it's चाहिए तो। यस मधुरा? no, sir, I said it's clear. ओके, ठीक है। ओके, मैं इसको बैरक में दिखा चुका हूँ, अब आगे वाला करते हैं, 20 क्लॉज 2 करते हैं। 20 क्लॉज 1 में दो ही चीज है। एक तो कि आप अगर कोई क्राइम कर रहे हो, मतलब अगर कोई चीज को ऑफेंस बोल रहे हो, तो वो टाइम पे ऑफेंस होना चाहिए, तब भी पनिशमेंट मिलेगी। और अगर वो पनिशमेंट आपने समझो 2005 में कोई क्राइम किया है और उसके लिए सजा 5 साल थी, लेकिन 2010 में वो सजा बढ़ा के कर दी गई है 10 साल, तो आपको सजा 10 साल वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि 20 क्लॉज 1 मना करता है कि ग्रेटर पेनल्टी नहीं मिलना चाहिए, वो टाइम पे ऑफेंस के लिए जितनी पनिशमेंट थी उतना मिलना चाहिए। लेकिन अगर कम होगा, जैसे 5 साल का कम करके 3 साल कर दिया, तो वो हो सकता है, एडवांटेज मिल सकता है, डिसएडवांटेज नहीं मिल सकता। पहली चीज ये। अब उसके बाद वी विल सी 20 क्लॉज 2। आपका 20 क्लॉज 2 says कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड punished फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। लेट मी राइट इट। इसको आप कभी कभी बोलते हो नो डबल जेपार्डी। नो डबल जेपार्डी। इसको समझाने के लिए मैं आपके एक मूवी का सहारा लूंगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये ना एक मूवी है, फ्रैक्चर्ड करके। तो ये मूवी के थ्रू मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें ना ये बंदा जो होता है ना, ये बहुत चालाक बंदा होता है, इज अ कनिंग पर्सन। एक दिन कुछ रीजन की वजह से ये अपनी वाइफ को शूट कर देता है। अब इसकी वाइफ को गोली लगने की वजह से वाइफ चली जाती है कोमा में। शी डजंट डाई, बट शी गोज इन कोमा। अब पुलिस क्या करती है, ये पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करती रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसकी वाइफ जो रहती है ना, कोमा में ही रहती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कुछ मिलता नहीं है, एविडेंस नहीं मिलता है। तो दिस गाय गोज होम। ये बंदा चला जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलता नहीं है तो ही गोज होम। और जब तक ये घर जाता है तो उसी बीच में पुलिस को एक एविडेंस मिल जाता है। ये बंदा जो दूसरा है रायंस गुजलिंग, ये पुलिस होता है, इसको एविडेंस मिल जाता है। क्या होता है, ये डर के मारे, ये बंदा की एविडेंस मिल रहा है, ये जाता है और ये जाके हॉस्पिटल जाता है। और हॉस्पिटल जाके वहां पे नर्स इन लोग को बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और ये कोमा में है, मैं इसका दुख नहीं देख सकता, आई वांट कि इसका आउट सपोर्ट बंद कर दिया जाए, वेंटिलेटर वगैरह सब बंद कर दिया जाए। ठीक है? जिसकी वजह से अब इसकी बीवी, वाइफ, डाइस। पुलिस आती है इसको पकड़ने हॉस्पिटल में।
पुलिस आती है तो पुलिस को ये बोलता है कि भाई साहब, पुलिस बोलती है चलो, तो ये बोलता है नहीं, नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि नो डबल जेपार्डी, मतलब आप किसी को एक क्राइम के लिए सिर्फ एक ही बार पनिश कर सकते हो। इट इज लाइक अ कट शॉर्ट डील। इसका मतलब क्या होता है कि आपके खिलाफ कन्विक्शन एक क्राइम पे जो कोर्ट में केस चलता है ना, उसको कन्विक्शन बोलते हैं। आप कोर्ट में कन्विक्शन चला रहे हो किसी का, उस कोर्ट में कोई एक केस, मान लो जो केस चल रहा है उसका कन्विक्शन सिर्फ वन टाइम हो सकता है, आप वापस से लेके नहीं जा सकते। इस कन्विक्शन में अगर बंदा कन्विक्ट हो गया, ट्रायल बोलते हैं, कन्विक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पे। इस ट्रायल में, कोर्ट में जो ट्रायल चलेगा, इस ट्रायल में आइदर बंदा कन्विक्ट होगा या फिर बंदा एक्विट होगा। कन्विक्ट होना मतलब उसके गुनाह साबित हो गए, एक्विट होना मतलब उसके गुनाह साबित नहीं हुए, वो गुनेगार नहीं है। ये दोनों में से जो भी होगा वो वन टाइम होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो कन्विक्ट हो गया है तो आप वापस से कोर्ट में लेके जाओगे, बोलोगे नहीं नहीं चेक करो, नॉट अलाउड। इट इज वन शॉट डील। ये बंदा इसका मिसयूज करता है, ये बोलता है कि पुलिस वाले को तुमको पता नहीं था क्या? ये कैसा है कि मेरे को कोर्ट ने बरी कर दिया है, अब मैं बरी हूँ, आई एम डन, मैं एक्विटेड हूँ। तो अब पुलिस वाला उसको बोलता है बेटा यू आर नॉट वेरी राइट, पहले जो तुम पे केस हुआ था, पहले जो ट्रायल चल रहा था, द फर्स्ट ट्रायल वॉज ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर के बेसिस पे हम तुम पे ट्रायल चला रहे थे, तो उसमें तुमको एक्विटल हो गया। अब जो तुम पे हम चलाएंगे वो मर्डर का ट्रायल चलाएंगे, दिस इज अ टोटली डिफरेंट केस। तो अब ये ट्रायल चलेगा। नो डबल जेपार्डी का मतलब ये होता है, जस्ट गोइंग थ्रू इट वंस अगेन, एक बार और समझा रहा हूँ, मेरे को पता है इसमें डाउट होता है। नो डबल जेपार्डी का मतलब किसी भी पर्सन को, ध्यान से सुनो, नो डबल जेपार्डी का मतलब होता है किसी भी पर्सन को यू कैन पनिश फॉर द सेम क्राइम वंस, यू कैन नॉट पनिश someone for the same crime more than once, for the same crime more than once। इसका मतलब होता है कि ऑट्रोफाइज कन्विक्ट, कभी कभी इसके लिए यूज करते हैं, ऑट्रोफाइज कन्विक्ट, ऑट्रोफाइज कन्विक्ट, ऑट्रोफाइज एक्विट। एक बार अगर आप कन्विक्ट हो गए तो आप कन्विक्ट हो गए, एक बार आप एक्विट हो गए तो आप एक्विट हो गए। ऑट्रोफाइज कन्विक्ट, ऑट्रोफाइज एक्विट। इट इज अ कट शॉर्ट डील। ये कुछ ऐसा हो गया ना कि मान लो आपके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल में दो ही चीज हो सकती है, या तो आप कन्विक्ट हो सकते हो या तो आप एक्विट हो सकते हो। अगर आप एक्विट हो गए तो वापस से आपका केस कोर्ट में नहीं जाएगा कि वापस से चलाओ, अगर आप कन्विक्ट हो गए तो वापस आपका केस नहीं जाएगा। दिस इज वन शॉट डील। ऐसा मान लो कि अभी तो यूपीएससी में अलाउड है ना कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, लेकिन यूपीएससी आपको बोले सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है, पास हुए तो पास हुए, फेल हुए तो फेल हुए। ये कुछ ऐसी चीज है, फेल तो फेल, पास तो पास, ये ऐसी चीज है। नो डबल जेपार्डी का मतलब ये होता है। क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? रेज योर हैंड्स अगर क्लियर है तो, नहीं है तो पूछना, नहीं है तो पूछना। ओके। अच्छा, हाँ, सिर्फ वो एग्जांपल जो आपने मूवी का बताया उस टर्म्स में एक बार जस्ट क्लैरिटी के लिए आप बता सकते हो क्या कि उसमें एग्जैक्टली कैसे फिट होगा ये? चलेगा, बताता हूँ मैं। आई एम गोइंग थ्रू इट अगेन। देखो, पहली चीज ये नोटिस करना है आप लोगों को, ये जो बंदा है इसमें, दिस इज द विलन एंड दिस इज द पुलिस ऑफिसर, ठीक है? ये बंदे ने, कनिंग रहता है, इसका कुछ रीजन रहता है जिसकी वजह से ये अपनी वाइफ को शूट करता है। वाइफ को शूट करता है तो वाइफ गोज इनटू कोमा। अब ये कोमा में जाता है तो पुलिस जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करती है कि इसने अपनी वाइफ को शूट किया है, जिसके वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज पे पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता है इसके खिलाफ, एविडेंस नहीं मिलता है। अब एविडेंस नहीं मिलता है तो दिस गाय फ्रीज आउट,
जाता है, एक्विट हो जाता है, बरी हो जाता है। तो नो डबल जेपार्डी के हिसाब से अब ये हो गया कि अब ये बरी हो गया, तुम इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये जब जा रहा रहता है घर पे, तो उसी बीच पुलिस के हाथ में क्या लग जाता है, जब ये एक्विट हो जाता है ना बंदा, उसी बीच में पुलिस को एविडेंस मिल जाता है। तो ये बंदा डर के अपनी वाइफ के पास हॉस्पिटल में जाता है और वहां पे उसका वेंटिलेटर बंद कर देता है। अब पुलिस उसको पकड़ने आती है। जब पुलिस वापस से इसको पकड़ने आती है वेंटिलेटर बंद करने के बाद, तो ये बंदा पुलिस को बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज नो डबल जेपार्डी, मेरे को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब उसके बाद पुलिस बोलती है उसको, बेटा यू डिडंट अंडरस्टूड द थियरी वेरी वेल। पहली बार जो हमने तेरे पे केस चलाया था वो अटेम्प्ट टू मर्डर का था। अब इसमें हम तेरे को वापस से लेके जाके ट्रायल नहीं कर सकते, लेकिन अब जो हम तुम पे केस चलाएंगे वो मर्डर का चलाएंगे, कि तूने मर्डर किया है। तो अब दिस इज अलाउड, नो डबल जेपार्डी। इज इट क्लियर, मधुरा? Yes, sir. ओके, इकरा, जोत, प्रीति, तायरा, इज इट क्लियर गाइस? रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया। इसी को बोलते हैं नो डबल जेपार्डी। मतलब आप किसी को सेम ऑफेंस के लिए दो बार नहीं कर सकते। कभी कभी नोटिस करो, रेप केसेस जो होते हैं ना, रेप केसेस में जो बंदा होता है, जो कन्विक्ट होता है, उसको जज ऐसा नहीं करता, वो बहुत सारे सेक्शन सुनाता है। लेकिन वो सेक्शंस ना सब एक केस के लिए नहीं होता है। जैसे एक सेक्शन सुनाएगा, वो बोलेगा ये सेक्शन तुम पे लग रहा है क्योंकि तुमने रेप किया है। फिर जज सुनाएगा कि तुम पे दूसरा सेक्शन लग रहा है क्योंकि तुमने फोर्स किया लड़की को। तीसरा एक सेक्शन सुनाएगा, वो बोलेगा ये सेक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने लड़की को एबडक्ट किया है। तुम अगर नोटिस कर रहे हो, ये सब चीजों में क्रिमिनल चार्जेस अलग अलग चीजों के सेक्शन लगाए गए हैं, क्योंकि इंडिया में नो डबल जेपार्डी है। सिर्फ रेप के लिए वापस वापस सेक्शन नहीं लगा सकते हैं। ये सारे सेक्शन जो उस पे लग रहे हैं वो अलग अलग क्रिमिनल चार्जेस के लग रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। Once acquitted, you cannot be convicted against. Once convicted, you cannot be acquitted against. This is no double jeopardy. और ये जियोपार्डी नहीं, जेपार्डी है, प्लीज रिमेम्बर, ठीक है। आप किसी को सेम ऑफेंस के लिए दो बार नहीं लेके जा सकते। लेट मी शो यू इट इन द बैरक्स। Is my barrack visible, guys? Yes, sir. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. आप अगर किसी को पनिश कर दे रहे हो एक ऑफेंस के लिए, तो वापस उस पे दूसरे बार पनिश नहीं करोगे। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अब दूसरी 20 क्लॉज 3 करते हैं। नाउ दिस वाज नो डबल जेपार्डी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में। एक है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसको आप बोल सकते हो राइट टू रिमेन साइलेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी बोला जाता है। 20 क्लॉज 3 को बोला जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब ये क्यों है? देखो, मान लो कि आई एम अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और आई एम आईपीएस ऑफिसर अजय रजक। मैंने किसी को क्राइम करते हुए पकड़ा, और मतलब क्राइम नहीं किया, मैंने इसको बस पकड़ा और मैं इसको लेके आया, ठीक है। मैं अब लेके जा रहा था, तो फिर मेरे को इकरा ने बोला कि सर सर रुको, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको आपको, उससे भी पहले 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। फिर उसके बाद आपने उसको अरेस्ट किया है, तो अरेस्ट का ग्राउंड बताओ। अरेस्ट के ग्राउंड के साथ साथ उसको एक अपॉर्चुनिटी दो कि उसका लॉयर प्रेजेंट हो। उसके बाद आप प्रॉपर देखना कि 24 आवर्स के आगे अगर रजिस्ट्रेट बोलेगा तभी आप उसकी रिमांड रख सकते हो। प्लस आप ये भी नोटिस करोगे कि उसको ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, ये 24 घंटे के अंदर या फिर बाद में जब भी आप पूरी कस्टडी रखे हो उसको, किसी भी तरीके से उसको कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये सब चीज सुन के मेरा दिमाग हो गया खराब। मैं बोला पागल है क्या, इतना कौन करेगा।
मैंने लिया ये बंदे को और मैं लेके गया इसको पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में मैंने निकाली अपनी बंदूक। मैंने बोला एक पेपर दे के ले बेटा, इस पे चुपचाप कबूल कर दे कि तूने क्राइम किया है। मेरी उंगली ये बंदूक के ट्रिगर पे है और मेरा हाथ धीरे धीरे भारी हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ये बंदा डर के मारे, फियर के मारे अपने आप का बयान दे सकता है। फियर के मारे, डर के मारे ये बंदा अपना बयान दे सकता है कि भाई साहब मैं करूंगा तो ये मेरे को मार देगा, सन की खोपड़ी का आदमी। इज इट क्लियर टिल? क्या ये समझ रहे हो? तो पुलिस कस्टडी में ये सब चीजें हो सकती है। इज इट पॉसिबल? रेज योर हैंड्स। यहाँ तक सब साथ में हो मेरे? ओके, बढ़िया। तो ये चीज से बचाने के लिए ये आर्टिकल है कि कोई भी अगर ऐसा करेगा, खुद क्या लिखा हुआ मैंने अगर दिया, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिख के लिया है, ये कोर्ट एविडेंस की तरह नहीं मानता है। कोर्ट में इसको वीक एविडेंस माना जाता है, कोर्ट इसको मानता ही नहीं है। तुम अगर लिख के भी दोगे ना कि मैंने किया है, तो जब तक तुम कोर्ट में हाँ नहीं बोलोगे कोर्ट उसको एविडेंस मानेगा ही नहीं। ठीक है? क्योंकि कस्टडी में कुछ भी हो सकता है, इसको कोर्ट एविडेंस की तरह रहता ही नहीं है। इसी को बोला जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि तुम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। इसी को बोला जाता है राइट टू रिमेन साइलेंट। तुमको बॉलीवुड मूवीज ने ना एक्चुअली सब सत्यानाश करके देखा हुआ है। बॉलीवुड मूवीज में वो लेके जाते हैं भागवत गीता और क्रिमिनल को भी कसम खिलवाते हैं कि हाँ ले तुम कसम खाओ, जो भी कहूंगा सच के अलावा। नहीं भाई साहब, रियल कोर्ट में भागवत गीता सिर्फ विटनेस को दिया जाता है, अक्यूज को नहीं दिया जाता है। उसको पूरा राइट है कि वो कुछ ना बोले, खुद को डिफेंड करे, बिकॉज देर इज 20 क्लॉज 3 ये देता है। ये सेम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में कहलाता है फिफ्थ फंडामेंटल राइट। इट इज फिफ्थ फंडामेंटल राइट ऑफ यूएसए। फिफ्थ फंडामेंटल राइट ऑफ यूएसए। ठीक है? क्योंकि आपको पता है ये जो मैंने किया, ये आईपीएस अजय रजक ने किया, ये एग्जीक्यूटिव आर्बिट्ररीनेस है ना। दिस इज एग्जीक्यूटिव आर्बिट्ररीनेस। और ये चांसेस है कि होंगे, क्योंकि ये होते हैं ऐसी चीजें। ठीक है? तो इससे बचाने के लिए आपको ये आर्टिकल दिया गया है 20 क्लॉज 3, कि आपका ऐसा कुछ होना। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? 20 क्लॉज 3 समझ में आया सबको? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ना एक केस देखते हैं हम, ये इससे रिलेटेड। देयर वाज अ फेलो जिसका नाम था मिरांडा। और ये मिरांडा जो आदमी था ना, ये बहुत दुष्ट आदमी था। इसने एक छोटी बच्ची के साथ कुछ ऐसा सेक्सुअल हरेसमेंट जैसा काम किया था, स्मॉल गर्ल। ठीक है? अब जिसके खिलाफ कोर्ट में इसके खिलाफ लोग गए, कोर्ट में ये हार भी गया। मतलब कोर्ट में इसका जो ये है, इसने ये किया है, मोलेस्ट किया है बच्ची को करके, ये प्रूफ हो गया था। उधर पे इसने एक्चुअली अपनी चीज मान ली। ठीक है? इसने वहां पे जाके बोला कि हाँ मैंने ही किया हुआ था। एक मिनट ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। रख दिया मैंने, यस गिव मी अ मिनट। इसने कोर्ट में जाके ना अपना गुनाह मान लिया, जिसके बाद कोर्ट ने इसको पनिशमेंट सुना दी। पनिशमेंट में जेल में भेज दिया था इसको। ठीक है? अब ये जब जेल में था ना, तो इसको इसके पार्टनर होते हैं ना, जेल जेल में पार्टनर्स बन जाते हैं। तो जेल में इसका जो प्रिजन पार्टनर था, उसको इसने बताया कि हाँ मैं इस वजह से जेल में आया। इसके प्रिजन पार्टनर ने अपने लॉयर को बताया, और इसका लॉयर चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, स्कॉटिश। और वहां पे जाके उसने बोला सर दिस इज ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट, ये फिफ्थ फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। क्योंकि यू से नो वन कैन बी विटनेस इन देयर ओन केस। आपने कैसे किया? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस को मानना पड़ा। और फिर जाके ये मिरांडा जो बंदा है ये रिलीज हुआ। और ये केस बन गया आपका फेमस मिरांडा केस। ठीक है? यही केस आपका बन गया मिरांडा केस। इसी केस के बाद से बहुत सारी थीसिस वीसिस लिखने लग गई, ये सारी चीजें होने लग गई दुनिया भर का। और इसी के बेसिस पे आप अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हो ना, तो वो मिरांडा राइट्स बोलता है। कभी भी पुलिस ऑफिसर अगर पकड़ेगा ना, तो वो पकड़ के बोलता है यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग यू से और यू कैन डू विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ द। तो वो पकड़ने के बाद मिरांडा राइट्स याद दिला रहा है, वो पुलिस वाला ही तुमको याद दिला रहा है कि बेटा तू तो बोल मत, रहने दे, तू कुछ मत बोल, हम नहीं पूछ रहे तेरे से। क्या ये चीज समझ में आए?
ये केस बन गया मिरांडा केस। ये वहां पे से शुरू हुआ था, यहाँ तक क्लियर है। बट ये होता है ना, ये छूट तो गया था भगवान की भी देर में, घर पे देर है अंधेर नहीं। ये सेम बंदा जिस बिल्डिंग पे उसने मोलेस्ट किया था ना वो लड़की को, वहां पे एक बार गैंग वॉर हुई, उसमें मिरांडा मारा गया। तो बोलते हैं ना, भले ही तुम सुप्रीम कोर्ट से बच गए लेकिन भगवान नहीं छोड़ता। तो वो वाली चीज है। और ये इतना दुष्ट आदमी था ना, ये निकलने के बाद, इस केस का नाम वैसे मिरांडा वर्सेस एरिजोना केस था, ये लिख लो, मिरांडा वर्सेस स्टेट ऑफ एरिजोना, 1966 का केस है, इफ आई कैन रिकॉल प्रॉपरली। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस है। इसके लिए देखो हॉलीवुड मूवीज में बताया जाता है कि पुलिस पकड़ती है तो आई हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, आई विल नॉट स्पीक टू यू, कॉल माय लॉयर, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स बोलते हैं उन लोग। यहाँ पे कोशिश करके देखना तुम, अगर तुम्हारा पुलिस वाला समझदार रहा तो तुम बोलना आई विल यूज माई 20 क्लॉज 3। नहीं तो उसके बाद तो वो क्या करेगा भगवान ही जाने पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? इज कम ऑन मधुरा, इकरा। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो तुम लोग, अच्छी बात है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, अब ये चीज तो आप लोगों को पता होगी। ठीक है, ऑडी अल्ट्रम Sir, I had a पार्ट। doubt. यस जो, If the accused himself is guilty of whatever he did, तो फिर भी उसको allowed नहीं है बोलना? नहीं वो कोर्ट में ना बोलेगा, लेकिन कोर्ट में उसको वीक एविडेंस माना जाएगा जब तक वो ये ना बता दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई क्राइम किया, मैं कोर्ट में जाके बोल रहा हूँ कि मैंने किया है, तो कोर्ट उसको वीक एविडेंस मांगेगा। कोर्ट बोलेगा कि ठीक है, अगर तुमने क्राइम किया तो तुमने जिस चीज से क्राइम की वो एविडेंस कहाँ पे तुमने छुपाया है, या बॉडी कहाँ पे छुपाई है वो बताओ। मेरे स्टेटमेंट से अगर बॉडी मिल गई या फिर जिससे मैंने मारा वो मिल गया, तब कोर्ट विल एक्सेप्ट। सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं करेगा। इज इट क्लियर? Okay, got it. ठीक है, तो ये होता है। कोर्ट में क्यों नहीं अलाउड है, इसके लिए आप लोग कभी नोटिस करना ना, वो नार्को एनालिसिस टेस्ट, ये सब टेस्ट जो होते हैं ना, अगर उसको भी लिया आपने तो कोर्ट उसको भी नहीं करता है। नार्को एनालिसिस टेस्ट बेसिकली वो वायर वायर कनेक्ट करके आपके बॉडी में ट्रूथ सेरम डाल के सच उगलवाते हैं, कोर्ट उसको भी वीक एविडेंस मानता है। ठीक है, ये चीज होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि कल को अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें पता तो है कैसे बचना है। Let me show you it in act also. Okay, now it is clear. My barrack is visible, guys. Is my barrack visible, guys? Yes. Okay. Yes. No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. ये 20 क्लॉज 3 जो अपन अभी पढ़े। हाँ, लेकिन अब तुम उसमें ये मत करना कि तुम बोल रहे हो अरे वो पुलिस वाला तुमको पकड़ के ले गया, बोल रहा है अपने फिंगरप्रिंट दो, अपना ब्लड सैंपल्स दो, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं मेरे पास आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है। नहीं सर, दिस इज जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन। ये सब अलाउड है देना, तुम इसके लिए मना नहीं करोगे उसको। पुलिस वाला जब तुमको ये सब देने बोलेगा तो ये 20 क्लॉज 3 के इसमें नहीं आता है। ये सब चीज बेसिक चीजें है जो तुमको देनी पड़ती है। दिस इज नॉट वायलेटिव। पुलिस वाला फिंगरप्रिंट मांगेगा, ब्लड सैंपल्स मांगेगा, हेयर सैंपल्स मांग सकता है, तो ये याद रखना, दिस इज नॉट वायलेटिंग, दिस इज नॉट वायलेटिंग आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये सब सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, तो ये चलेगा। दिस इज ओके। इज इट क्लियर टिल हियर? ओके राइट, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो रेज इट नाउ फर्स्ट। ओके, तो हमने दो चीज किया है। एक प्रोवर्ब याद रखना, वो राइट टू, अच्छा मेरे को बताओ, राइट टू हैव अ लॉयर कौन से आर्टिकल में आता है? रेज योर हैंड्स। यस प्रीति। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। 20 क्लॉज 3, ध्यान से देखो। हाँ हाँ 20 क्लॉज 3।
20 क्लॉज 3 में तो राइट टू रिमेन अ साइलेंट है ना। तो 20 क्लास 2 नहीं एक बार नहीं 22 का याद है क्या कि यू नीड टू प्रोवाइड हिम अ लॉयर। वो 22 डबल क्लॉज 1, 22 क्लॉज 1 देखो, 24 घंटे का अरेस्ट। जैसे ही तुम उसको पकड़ रहे हो, तुम उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओगे और उसको हक है कि उसको एक लॉयर मिले। मतलब सर यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 22 क्लॉज 1। सर दिस इज नॉट फेयर मेरे को पता था ये वाला पूछूंगा तो तुम लोग को लगेगा, इसके लिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज जस्ट कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आई हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 says कि you have the right to remain right to have a lawyer. Wait, I'll show you guys. Let me just show you once. इसके लिए आप लोगों को रिवीजन करते रहना चाहिए। Is my barrett visible? Yes, sir. ये देखो, protection against arrest and detention. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as ground of arrest, and shall be denied the right to consult and defended by a legal practitioner. समझ गए? लीगल प्रैक्टिशनर, लॉयर। इज इट क्लियर प्रीति? यस सर ठीक है, तो ये याद रखना गाइस, ऐसा गड़बड़ नहीं करना। वैसे इजी है, थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद ही आएगा। आई नो व्हाई इट इज जम्बलिंग, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस अपने ये मेन आर्टिकल है, ये थोड़े हो जाएंगे तो अपना फटाफट हो जाएगा, कोई इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ का था। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, इट इज एक्चुअली में आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में बहुत सारे थीसीज है। अच्छा प्लीज कुछ वो चीजें बता दे रहा हूँ। सैटरडे संडे की क्लास 3 घंटे वाली है। लास्ट 2 बार हम लोग ले नहीं पाए थे, तो अब सैटरडे संडे वाली 3 3 आवर्स की होगी। तो ये 9 PM की जगह 7 PM से स्टार्ट होगी, ये याद रखना। 7 PM टू 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 प्रोबेबली इट विल गो। तो तैयार होके आना, खा पी के आना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, तो सैटरडे संडे की जस्ट टू शो यू, पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो 9 बजे आओगे तुम लोग। सैटरडे संडे वाली क्लास अपनी जो है वो 3 घंटे की है। सैटरडे एंड संडे 3 आवर्स की क्लास है। और 3 आवर्स मतलब इट विल फ्रॉम 7 PM इन द इवनिंग टू 10 PM। तो कृपया करके टाइम पे आ जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जो हमारी सीसेट वाली थी वो चीज़ के लिए एक होगी संडे वाली। मैं सोच रहा हूँ संडे वाली हो सकती है हम सुबह ले लें, अगर 3 घंटा सुबह कर लेंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो रात को करेंगे। सैटरडे वाली तो डेफिनेटली 7 to 10 होगी। ये भी 3 घंटा होगी, बस इसका टाइम संडे वाला अभी वेरिएबल रखो, शायद संडे को चेंज हो सकता है, मॉर्निंग में ले लेके फ्री हो जाए। बट गिव मी द जस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? इज इट क्लियर टू एवरीवन सैटरडे संडे वाला कॉन्सेप्ट? सैटरडे कितने बजे से है प्रीति? सर एज यूजुअल टाइम 6:30 to 8:30 6 to 8:30। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आई होप उस दिन का रिकॉर्डिंग देख पाओगे क्या प्रीति, इफ पॉसिबल? यस सर नेक्स्ट डे चलेगा, नेक्स्ट डे फिर देख लेना आप वो रिकॉर्डिंग। सिर्फ क्वालिटी होगा, क्योंकि फिर आई वांट कि सी सेट में तो एटलीस्ट सब लाइव रहो, सी सेट वाले में लाइव होना जरूरी है। ठीक है, एक वो चीज। यहाँ तक क्लियर हो? कोई डाउट यहाँ तक? बट डाउट इन क्लास का स्ट्रक्चर। हाँ बोलो ना। ये जो संडे का क्लास होगा उसमें सी सेट होगा क्या? संडे में सी सेट होगा, एंड सैटरडे में पॉलिटी? क्वालिटी, राइट, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि आप क्वालिटी और फेज में जा रहे हैं तो थोड़ा सैटरडे को अच्छा खासा आर्टिकल्स कवर कर ले, 1.5 आवर में क्या ही होगा। इसके वजह से मैंने उसको 3 आवर्स ही रखा है। पहले भी 3 आवर्स था, वो टाइम नहीं मैनेज हो रहा था। इलेक्शंस आर डन अवे नाउ ऑलमोस्ट, तो सब चीज सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? अभी ना कुछ चीजें होती है, देखो बैरक्स वगैरह जो चीज कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो तुम, सारी चीजें बराबर कर रहे हो। लेकिन अब जो आर्टिकल्स आएंगे
दैट इज विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 तो हमारा हार्डली 32 तक ही है, तो मतलब आने वाले 3-4 लेक्चर में, 3 लेक्चर में वी आर डन अवे विद फंडामेंटल राइट्स। फिर डीपीएसपी ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर का खेल है। उसके बाद वाला जो पोर्शन होगा ना, यूनियन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो मैं तुमसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तक का जितना आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, मतलब हमने हिस्टोरिकल अंडरपिन्स खत्म कर लिया है, हमने प्रीएम्बल खत्म किया, हमने यूटीज करा और टेरिटरीज, नाउ वी आर एट फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप भी हो चुका है अपना। तो पहले इतने टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो, और मेरे को आप लोगों का टेस्ट चाहिए इसका। दिस इज आवर फर्स्ट 100 क्वेश्चंस टेस्ट। ये मैं आप लोग का टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो अब आप मेरे को आप लोग बताओ कि व्हाट वुड बी द कंफर्टेबल टाइमिंग्स फॉर यू गाइस। कब दे सकते हो? 2 घंटे का टेस्ट प्रॉपर ऐसे ऑनलाइन मोड में ही रह के देना है? आप लोग ऐसे कैम्स ऑन करके मेरे सामने रह सकते हो? उस दिन की कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं होगी, ठीक है? कैम ऑन करना है और चुपचाप बस मेरे को, मैं वो दे दूंगा मार्क करके, आप लोग को देना है। कब दोगे वो बताओ। एक एक मधुरा, कब दोगे? Will it be possible if I will take you a test on probably on the coming Friday or Saturday? चलेगा सबको? सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे तक? 16th क्या? हाँ, it would be whatever next Saturday, next। Okay, तो next Saturday, next Friday is 16th only. चलेगा फिर 16-17 whatever the date is। तब तक आप लोग ये 5 तो कर सकते हो आराम से, इनफैक्ट और भी कवर हो जाएंगे तब तक तो। ये 5 लेकिन पक्का मैं दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप लोग कर पाओ अच्छे से, और वो आंसर Sir, राइटिंग भी what दे will be the दूंगा मैं। timing? प्रीति, यस। What will be the timing? What should we keep the timings? I am asking you that only. Morning, evening, कब देना चाहोगे आप लोग? अपने टाइम पे दे 9 to 10 उस दिन, मतलब 9 to 10:30, 11, जो भी That हो। will be fine with me. चलेगा ना मधुरा? हाँ. Yes, sir. ओके प्रीति, दिस वुड बी पॉसिबल? Yes, sir. इकरा? Yes, sir. ओके ज्योत? Yes, sir, works. तायरा वर्क्स राइट? आपका आवाज नहीं आ रहा तायरा, आप एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो मेरे लिए बेटा, ठीक है? अब पहले आप इतना कर लो, आज का मैं छोटा ही रख रहा हूँ क्लास, क्योंकि देर इज वेरी डिस्टर्बेंस एट माई होम राइट नाउ। बट सैटरडे का क्लास हमारा 3 घंटे का है, और यहाँ आर्टिकल 21 तक होगा। बट प्लीज 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 यहाँ तक कर लो अच्छे से, और सारी चीजें कर लो। मैं चाह रहा हूँ कि ये कवर कर लो, तो सी सेट वाली भी चीजें करके आना, क्योंकि आप सी सेट में नंबर सिस्टम उठाने वाले। तो रीजनिंग वाला, ओके कायरा, नो इश्यूज, उस पे फोकस करो इंटरव्यूज पे। रीजनिंग वाला जो है, रीजनिंग वाला उस चीज पे काम कर चुके हो, मैंने डाइस का बताया हुआ है, तो डाइस का भी आप लोग का टेस्ट होने वाला रहेगा, वो मैं दे देता हूँ। लेकिन अब रीजनिंग स्टार्ट होगा, नंबर सिस्टम होगा, तो उसके लिए सब मतलब लाइव आ जाओ तो ज्यादा बेटर है। आप लोग लाइव आ जाओ, बाकी तो रिकॉर्डिंग से देख रहे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग का लाइव होना जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? प्रीति, मधुरा, तायरा, ज्योत, इकरा, क्लियर है? Yes, sir. ओके ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड, मैं वो टेस्ट भेज रहा हूँ आप लोग को, पहले यहाँ तक का टेस्ट दे के जाओ मेरे को अभी। गिव मी अ मिनट।